अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्टीशन। तो पार्टीशन हमारे पास क्या है इसको देखते हैं। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो एस फर्ज किया कि कोई एक सेट है और ज़ाहिर सी बात है कि उसकी पार्टीशन हमने करनी है। तो पार्टीशन करने के लिए उसका ज़ाहिर सी बात है कि नॉन एम्प्टी होना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो a partition of set S is a family of non-empty disjoint subsets। यानी कि disjoint subsets का मतलब ये है कि जब हम इंटरसेक्शन लेंगे S के सबसेट्स की, तो वो जो इंटरसेक्शन होगी वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए खाली सेट के। यानी कि तमाम सबसेट्स जो हम लेंगे उन तमाम में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। और नॉन एम्प्टी यानी कि तमाम जो सबसेट्स लेंगे वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। हुज यूनियन, और उनका फिर जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इज ऑल ऑफ एस, एस के इक्वल होना चाहिए। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इफ वी डिफाइन पार्टीशन पी इज इक्वल टू एस आई, यानी कि ये एस आई के इक्वल होगा। एस आई का मतलब है कि आई हमारे पास 1 से लेके एन तक हो सकता है। यानी कि हमारे पास एस के अगर हमने 2 सबसेट्स लिए तो एस यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 सबसेट्स पर मुश्तमिल होगा। 3 है तो यानी कि 3 सबसेट्स पर मुश्तमिल होगा। देन पी इज़ पार्टीशन। तो पी को हम पार्टीशन कहेंगे अब जब ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएगा। यानी कि पहली कंडीशन ये है कि जितने भी इसके सबसेट्स हैं उन तमाम का जब हम यूनियन लेंगे, यानी कि तमाम सबसेट्स लेने ज़रूरी नहीं है, जो हम सबसेट्स लेंगे उनका जब हम यूनियन लें तो वह एस के इक्वल आना चाहिए। यूनियन जो है वो सबसेट्स का एस के इक्वल आना चाहिए। और उन्हीं सबसेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास खाली सेट होना चाहिए, यानी कि दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि क्या होती है पार्टीशन। एग्जाम्पल है जी हमारे पास, कंसीडर एस इज इक्वल टू एस। हमारे पास एक सेट है 1 से लेके 9 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। तो P1 को हमने चेक करना है कि क्या ये सेट S की पार्टीशन है या नहीं। इसमें से हमने कुछ यानी कि सबसेट्स लिए हैं। पहला सबसेट है 1 2 3, दूसरा है 5 6, तीसरा है 4 8 9। तो इन सेट्स का हमने चेक करना है कि ये पार्टीशन बनाते हैं या नहीं। आए सबसे पहली कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं, यानी P1 का हम क्या करेंगे, इसके सबसेट्स का यूनियन लेंगे। अगर तो ये एस के इक्वल आ गया फिर हम दूसरी कंडीशन यानी इंटरसेक्शन वाली कंडीशन को चेक करेंगे। तो इसको करके चेक करते हैं। 1 2 3 यूनियन 5 6 यूनियन 4 8 9। जी हाँ, तो इसका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है 8 और 9। लेकिन ये तो इक्वल नहीं ना आया एस के। क्योंकि हमारे पास एस के अंदर 7 भी मौजूद है। ठीक है, तो क्योंकि पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही यूनियन वाली, क्योंकि ये एस के इक्वल नहीं आया, तो हमारे पास पी जो है ये पार्टीशन नहीं है। नॉट पार्टीशन, नॉट अ पार्टीशन। अब हम P2 को चेक कर लेते हैं कि क्या ये पार्टीशन है या नहीं। पहले इस पर पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, यानी यूनियन लेके इसका चेक करते हैं। तो P2 को अब चेक करेंगे जी हम 1 2 3 यूनियन 4 6 8 यूनियन 5 7 9। तो इसका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एस के आगे हैं, यानी कि पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई है कि ये एस के इक्वल, इसका यूनियन जो है वो एस के इक्वल आ गया है। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन के लिए कैसे चेक करेंगे जी कि 1 2 3 इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे अब, और 4 6 8 इंटरसेक्शन 5 7 9। इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे
पहले इन दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फाइव आ जाएगा, यानी खाली सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन 5 7 9, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन अब लेंगे तो ये फिर खाली सेट आ जाएगा, यानी कि फाइव आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है कि हमारे पास जो इनका इंटरसेक्शन होना चाहिए था वो खाली सेट होना चाहिए था। तो जी हाँ, खाली सेट आ गया, तो इसका मतलब है P2 जो है हमारे पास ये क्या होगा, पार्टीशन होगा। तो P2 हमारे पास क्या है जी, पार्टीशन है। तो यही हमने चेक करना था। अब उसके बाद आगे चेक करते हैं इसको डायग्राम के ज़रिए अगर आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह से हम इसकी डायग्राम को समझ सकते हैं। फर्ज किया ये एक सेट एस है, तो इसकी पार्टीशन हम कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये S1 है, ये फ़र्ज़ किया जी S2 है, इसी तरह ये S3, ये S4, इसी तरह ये S5 और ये S6 समझ लें। यानी कि तमाम सबसेट्स जो होंगे उनका यूनियन करेंगे तो ये तमाम S आ जाएगा। और तमाम के तमाम सबसेट्स में चेक करें, इसका एरिया इसमें नहीं आ रहा, यानी कि इन दोनों में, और बल्कि तमाम सबसेट्स जो हैं किसी में कोई भी एलिमेंट जो है, यानी कि कोई भी एरिया जो है वो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इनकी जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी, हमारे पास खाली सेट आ जाएगी। तो ये हमारे पास पार्टीशन इस तरह से हम काट सकते हैं बाय डायग्राम। जी हाँ, अब देखते हैं जी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो इसमें भी पहली बात वही है कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और रिलेशन आर ऑन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आर जो है वो एस के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनाएगा जब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो आइए चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है ये क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज़, पहली है जो वो रिफ्लेक्सिव की है, दूसरी सिमेट्रिक की है और तीसरी ट्रांजिटिव की है। तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू एस, यानी एस में से हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए, तो आर में अगर उसका रिलेशन बनता है ए कामा ए, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कामा ए बिलोंग टू आर, या फिर ए रिलेशन ए, ठीक है, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, या इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर कोई ए एलिमेंट आप एस में से लें तो वो ए जो है वो ए के साथ ही रिलेशन बनाए, ठीक है, और वो आर के अंदर मौजूद हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इस तरह अगर ए आर के साथ रिलेशन बनाए तो बी जो है वो उसको भी आर के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, यानी कि ए बी अगर आर के साथ होगा तो इसका इन्वर्स जो है यानी कि बी ए, ठीक है, वो भी आर के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी कंडीशन देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। दूसरी सिमेट्रिक के लिए थी, तीसरी ट्रांजिटिव के लिए थी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कामा बी है, ए रिलेशन बी, और इसको बी रिलेशन ए बी लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरी कंडीशन क्या है जी, ट्रांजिटिव के लिए ए और बी अगर आर से बिलोंग करें, इसी तरह अगर बी और सी आर से अगर बिलोंग करें, तो अब आपने ज़रा जहन में रखना है कि ए हमारे पास अब बी के इक्वल है ना, और बी हमारे पास सी के इक्वल है। तो ए हमारे पास बी के इक्वल है, तो इसका मतलब कि बी की जगह ए हो सकता है, ठीक है, और बी की जगह अगर मैं ए यूज़ कर लूँ तो यहाँ पर सी ही रहेगा, ठीक है। तो ए और सी जो है ये भी बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर मौजूद होने चाहिए। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ए रिलेशन बी, इसको लिखा जा सकता है बी रिलेशन सी, इसको लिखा जा सकता है ए रिलेशन सी। तो आइए इसको भी एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो क्या होता है। एग्जांपल है जी हमारे पास कि लेट एस इज इक्वल टू आर
आर क्या है जी? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड define a relation R on S Y। तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? X relation R if X relation Y if and only if X is equal to Y। यहाँ तो एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं कि एस हमारे पास कोई एक सेट है और वो किसके इक्वल है? सेट ऑफ रियल नंबर्स के। हमने इसको डिफाइन करना है आर से एस पे, और हमारे पास इसका मतलब क्या है कि एक्स रिलेटेड है वाई के साथ, यानी कि एक्स कामा वाई बिलोंग करेगा आर से, तब जब हमारे पास एक्स और वाई इक्वल होंगे। तो इसको हमने यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन इसका बनाना है। और इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं? 3 कंडीशंस के ज़रिए। सबसे पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। यहाँ इसको पहले रिफ्लेक्सिव यानी कि बनाते हैं, प्रूव करते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्सिव हो, फिर हमने सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा? उसी तरह जी बाय डेफिनेशन हम इसको करेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग टू एस था, तो इसमें से हम लिखेंगे कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एस, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एस हमारे पास क्या होना चाहिए? तो हमारे पास इसमें क्या था कि उसका खुद के साथ ही जो रिलेशन है वो बनना चाहिए और वो आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये बिलोंग कब करेगा उसको भी हम देखते हैं, यानी कि हमारे पास एक्स रिलेटेड टू एक्स होगा तब जब हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये दोनों जब इक्वल होंगे तब ये पॉसिबल है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल है ना, ठीक है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे बाय डेफिनेशन, सवाल के मुताबिक। इनफैक्ट सवाल के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए था कि एक्स रिलेटेड वाई है अगर ये दोनों इक्वल हैं। तो इसको हमने रिफ्लेक्सिव में प्रूव करना है, तो हमने ले लिया एक्स एस में से, और हमारे पास ज़ाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक्स का एक्स के साथ ही रिलेशन बनता है, यानी कि एक्स रिलेटेड टू एक्स ही होना था। और कब होना था? जब एक्स और एक्स इक्वल होने थे। तो एक्स और एक्स इक्वल होते हैं, अगर एक्स और एक्स इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सो एस इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम साबित करेंगे जी सिमेट्रिक के लिए। यहाँ सिमेट्रिक हमारे पास क्या था? बाय डेफिनेशन देखते हैं जी सिमेट्रिक को कि ए और बी अगर आर में बिलोंग करते हो तो बी और ए भी आर में से बिलोंग करेंगे, यानी कि ए रिलेटेड हो बी से तो बी रिलेटेड होगा ए से। आइए इसको भी आप ज़रा सा देखते हैं। सिमेट्रिक जो हमारी कंडीशन है, इफ़ एक्स रिलेटेड टू वाई, ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास एक्स वाई के इक्वल हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ को आई डबल एफ से भी डिनोट करते हैं या आई डबल एफ के तौर पर भी लिखते हैं। और अब हम देखते हैं जी, क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक में क्या होगा कि एक्स रिलेटेड टू वाई है तो वाई रिलेटेड टू एक्स भी होना चाहिए। अब क्योंकि एक्स और वाई इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज़ इक्वल टू एक्स। अब जाहिर सी बात है कि अगर वाई इज़ इक्वल टू एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई रिलेटेड टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक है।
तो इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब हम साबित करेंगे जी ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव क्या है जी हमारे पास कि हमारे पास ए रिलेटेड हो बी पे, ए रिलेटेड हो बी से, तो बी रिलेटेड हो और बी रिलेटेड हो सी से, ए बी के साथ रिलेटेड हो, बी सी के साथ, तो हमारे पास जो ए है वो सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जी हाँ, इसमें हमारे पास क्या होता है जी कि इफ़ एक्स रिलेटेड हो वाई वाई के साथ एंड वाई रिलेटेड हो जी के साथ, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये तीनों एक्स वाई जेड जो हैं वो आर एस में से इनफैक्ट बिलोंग करते हुए होने चाहिए। ठीक है, एक्स रिलेटेड हो वाई के साथ, वाई रिलेटेड हो जेड के साथ, फॉर एवरी या फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस, क्योंकि हमने ये एस में से लेने हैं तमाम के तमाम। और इसमें क्या होगा कि एक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब क्या है कि एक्स हमारे पास वाई के इक्वल है। इसी तरह वाई रिलेटेड टू जी का मतलब क्या है कि वाई इज इक्वल टू जेड है। अब एक्स वाई के इक्वल है और वाई जेड के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स हमारे पास जेड के इक्वल हो सकता है ना, यानी कि वाई की जगह यहाँ पे हम जेड लिख सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू होगा जी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स रिलेटेड होगा जी के, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि आर हमारे पास क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो ये हमने रिलेशन जो है वो साबित करना था। हमने रिफ्लेक्सिव भी साबित कर दिया और सिमेट्रिक भी साबित कर दिया और ट्रांजिटिव भी साबित कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आगे हम लिख लेंगे आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही हमने प्रूव करना था। अब एक और एग्जांपल हम करेंगे। जी हाँ, अब एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। लेट एस इज इक्वल टू जी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है जी पॉजिटिव का कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमें गिवन है इसमें। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एस, आर का रिलेशन हमने एस पे डिफाइन करना है। किस तरह कि बाय आर सॉरी एन आर एम, यानी कि एन रिलेटेड है एम के साथ इफ़ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम। कब ये पॉसिबल है कि जब एन जो है वो एम को डिवाइड करता हो। इसका मतलब ये है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करके आपको बता देता हूँ कि 2 डिवाइड्स 4 का मतलब ये है कि 4/2, यानी कि 4 डिवाइड्स 2, सॉरी 2 डिवाइड्स 4 का मतलब है 4/2। ठीक है, इसको पहले लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इसका हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो आइए इसको इक्विवेलेंस रिलेशन इसका प्रूव करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको पता है कि 3 कंडीशंस को हमें प्रूव करना पड़ता है। पहली है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल या फॉर एवरी, एन ले लेंगे इसमें हम, एन बिलोंग टू एस। तो इसका रिलेशन क्या होता है जी रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि सेम नंबर के साथ, यानी कि ए का ए के साथ ही रिलेशन होता था। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एन रिलेटिव टू किसके होगा, एन के ही होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एम डिवाइड्स एन का मतलब है कि एम ओवर एन, यानी कि एम ओवर एन, तो इसमें क्या होगा एन ओवर एन। अब आपको पता है कि अगर 2 डिवाइड्स 2 अगर हम लिखें, 2 डिवाइड्स
2 लिखें, ठीक है, तो 2 जो है वो 2 को डिवाइड करता ही करता है। आप हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही करता है। इसका मतलब कि ये प्रूव हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद हम प्रूव करेंगे जी इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे जी, कि इफ एन आर एम, अगर हम एन रिलेटेड हो एम के, तो इसका मतलब क्या है जी कि एन हमारे पास डिवाइड करता है एम को, ठीक है जी। इसका मतलब यही है जी कि एन जो है वो डिवाइड कर रहा है एम को। ये थोड़ा सा ज़हन शीन कर लें कि ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, कि ये मैंने आपको बटा बना के बताया है 4/2, यानी कि ओवर में मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि एन डिवाइड्स एम। इसका मतलब ये है। अब इसका मतलब क्या है कि एन रिलेटेड टू एम। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि एम रिलेटेड टू एन आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि एम रिलेटेड टू एन हमारे पास होना चाहिए इसको। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 4 भी 2 को डिवाइड करे, ठीक है। तो इस वजह से हम लिखेंगे कि एम रिलेटेड टू एन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि आर जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। और क्योंकि आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो हम लिखेंगे कि आर इज़ नॉट इक्विवेलेंस, आर इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।